टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। नॉन फाइनाइट का टॉपिक है, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। और ये ऐसा टॉपिक है, बड़े बड़े धुरंधर जो कहते हैं अपने आप को, उनको भी मैंने गलती करते देखा है। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट पे पढ़ाते हैं टीचर्स, यूट्यूब पे जो बड़े बड़े दावे करते हैं, उनको भी मैंने मिस्टेक करते देखा है। इस टॉपिक में नॉन फाइनाइट का टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। आज कर रहा हूँ शुरुआत, और नोट्स बना लेना। और ये जो टॉपिक है ना, बड़ा डीप जाएगा। और मेरी इच्छा है कि जो भी मैंने लाइफ में सीखा है इस टॉपिक से रिलेटेड, जो भी इंग्लिश मैंने सीखी, सारी डिस्कस करनी है आपके साथ। अच्छा, जो बच्चे जिनका बेस स्ट्रॉन्ग है, जो रटके नहीं बैठे हैं, वो मेरे से इस टॉपिक को समझ पाएंगे, ठीक है? क्योंकि बात लॉजिक पे होगी, थोड़ा गहराई में बात होगी। तो इस टॉपिक को समझने के लिए आपका बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है? वो बच्चे जो ये सोचते हैं येस्टरडे आ गया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे, इस टाइप के बच्चे को समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो लेकिन आप देखो, जुड़े रहो। कोई दिक्कत आए पूछो, कोई चीज़ ना समझ में आए, कोई टर्म मैं यूज़ करूँ तो पूछो कि सर ये क्या था क्या नहीं था, ठीक है ना? मज़ा आएगा। मतलब कुल मिला के अगर आप इंटरेस्टेड हो इंग्लिश सीखने में, समझने में, जानने में, तो आप एंजॉय करोगे इस लेक्चर को। आज मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा, मतलब आज सिर्फ नॉन फाइनेंस वर्ब का जिक्र होगा। उससे आने वाले लेक्चर में एक एक चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। नॉन फाइनाइट्स दो तरह की वर्ब होते हैं। एक तो होगी नॉन फाइनाइट वर्ब्स, एक होगी फाइनाइट वर्ब्स। ये क्या होती है? फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब होती हैं जो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाती हैं, टेंस के हिसाब से चेंज हो जाती है। मतलब अगर आप टेंस चेंज करोगे तो वर्ब चेंज हो जाती है। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब जो है ना, सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से चेंज नहीं होती। मतलब आप टेंस चेंज करोगे, सब्जेक्ट चेंज करोगे तो यूं का यूं रहती है, वो चेंज नहीं होती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ही इज़ गोइंग टू दिल्ली टू बाई अ कार। भाई ये बंदा दिल्ली जा रहा है कार खरीदने के लिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। अब इसका टेंस चेंज करते हैं, इसको सिंपल पास्ट में लिखते हैं। ही वेंट टू दिल्ली टू बाई अ कार, ठीक है? अब आप देखोगे तो कौन सी वर्ब चेंज होगी? ये जो इज गोइंग है, इज गोइंग की जगह क्या आ गया? वेंट आ गया। लेकिन टू बाई और टू बाई सेम है, यहाँ कोई फर्क नहीं है। तो ये थी हमारी फाइनाइट वर्ब जो चेंज होगी, और ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है जो चेंज नहीं हुई। तो नॉन फाइनाइट वर्ब जो होती हैं वो चेंज नहीं होती हैं, भले कोई मर्जी टेंस लिख लो आप, ठीक है? वो यूं का यूं आएंगे। एक बात, अब इनको करते हैं डिटेल में डिस्कस। जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं वो तीन तरह की होती हैं, ठीक है? एक है इन्फिनेटिव, एक है पार्टिसिपल, और एक है जेरेंट। इन तीनों को मैं बड़े डिटेल में डिस्कस करूंगा आने वाले लेक्चर्स में। आज बस मैं आपको समझा दूंगा कि ये चीज़ें होती क्या हैं, और फिर ये सारी है तो वर्ब की फॉर्म ही, ठीक है? सारी वर्ब्स हैं ये, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं, सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से नहीं चलती है, ठीक है? जो इन्फिनेटिव होता है ना, वो दो तरह का होता है। एक होता है टू इन्फिनेटिव, और एक होता है बेयर इन्फिनेटिव, ठीक है जी? बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव, देखो, टू के बाद अगर बेस वर्ब आए, ठीक है, तो टू इन्फिनेटिव होता है। और अगर वर्ब से पहले टू ना लगाओ तो बेयर इन्फिनेटिव होता है। एग्जांपल जैसे ही wants to go, बस मैंने इतना सा सेंटेंस लिया, ही वॉन्ट्स टू गो। अब यहाँ पे जो टू गो वर्ब आई है ना, ठीक है, ये जो बेस वर्ब आई है, इससे पहले टू लगा है, तो ये हो गया हमारा टू इन्फिनेटिव। लेकिन एक सेंटेंस लिखूँ, ही मेड मी डांस, ही मेड मी डांस। अब यहाँ पे जो डांस वर्ब आई है ना, इससे पहले कोई टू लिखा है? नहीं लिखा, तो ये हो गया हमारा बेयर इन्फिनेटिव। बस इतना सा। मतलब अगर वर्ब से पहले टू हो तो टू इन्फिनेटिव, अगर कोई बेस वर्ब लिखी है उससे पहले टू नहीं है तो फिर ये बेयर इन्फिनेटिव होता है। सिंपल।
अब आते हैं पार्टिसिपल पे। अब जो पार्टिसिपल है ना, ये 3 तरह का होता है। पार्टिसिपल 3 तरह का होता है। एक तो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। अब जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो क्या, वो उसकी क्या कहानी है, देखो वो बता देता हूं मैं आपको। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होगा, कोई आईएनजी वाला वर्ड जिसके साथ आईएनजी लगी हो, ठीक है, अगर वो वर्ब है, ठीक है, या वो एडजेक्टिव है, तो फिर वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, ठीक है। कोई आईएनजी वाला वर्ड है, अगर वो वर्ब है, वर्ब होगा तो कोई काम हो रहा होगा, एक्शन हो रहा होगा, ठीक है, और एडजेक्टिव होगा तो वो नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेगा, नाउन प्रोनाउन के लिए यूज होगा वो वर्ड। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे he is watching टीवी। अब यहाँ पे जो वॉचिंग जो वर्ड है इसके साथ आईएनजी लगा है, आप देखो यहाँ पे तो ये तो वर्ब है क्योंकि काम हो रहा है, यहाँ पे एक्शन हो रहा है, ये बंदा टीवी देखने का काम कर रहा है, ठीक है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अच्छा, एक मैं लिख दूँ, एक फ्रेज लिख देता हूँ, ए रनिंग हॉर्स, ए रनिंग हॉर्स, ठीक है। अब देखो ये जो हॉर्स है ये हॉर्स नाउन है, अब ये जो रनिंग वर्ड है ना, ठीक है, ये हमने इस नाउन के लिए यूज़ करा है तो फिर ये एडजेक्टिव हो गया। कोई भी वर्ड जो हम नाउन के लिए यूज़ करते हैं एडजेक्टिव होता है, तो ये दोनों प्रेजेंट पार्टिसिपल है। यहाँ पे ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वॉचिंग भी, और रनिंग भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। वॉचिंग वर्ब है और रनिंग जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्लियर। इसको मैं ना बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करूंगा क्योंकि जो आईएनजी वाला वर्ड होता है ना वो जेरेड भी होता है, फिर इन दोनों में फ़र्क भी बताऊंगा कि कैसे फ़र्क पता करें, क्या कौन सा फार्मूला लगाएं, किस तरीके से हम पता करें, वो करेंगे डिस्कस, ठीक है। अब आते हैं पास्ट पार्टिसिपल पे। देखो पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, एक बात ध्यान से सुन लो आप। ये जो हम बोलते हैं ना भाई ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है और ये गॉन थर्ड फॉर्म है, ये ऐसे मत बोला करो। अगर आपको ढंग से इंग्लिश सीखनी है तो ऐसे ऐसे किया करो। ये है हमारी प्रेजेंट फॉर्म, ठीक है, और एक और प्रेजेंट फॉर्म होती है जिसके साथ एस या ई एस लगा होता है, ठीक है, ये भी हमारी प्रेजेंट फॉर्म है, लेकिन ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होती है। और ये हमारी पास्ट फॉर्म है, ठीक है, पास्ट टेंसेज में यूज़ होती है। ये हमारी ये पास्ट फॉर्म है, बट नॉट ऑल पास्ट टेंसेज, ये पास्ट फॉर्म है। अच्छा, ये जो है ना ये हमारा है पास्ट पार्टिसिपल, इसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। ये प्रेजेंट फॉर्म है, ये पास्ट फॉर्म है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। एक फॉर्म और होती है आईएनजी जिसके साथ लगता है, ठीक है ना, और ये आईएनजी जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकती है, वो जेरेंड भी हो सकती है, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे ईट है, ईट है प्रेजेंट फॉर्म। अच्छा, ईट के साथ हम एस और ई एस भी लगा सकते हैं अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है। अच्छा, एट जो है वो पास्ट फॉर्म है और जो ईटन है ये है पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो बजाय कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के आप बोला करो कि प्रेजेंट फॉर्म है, ये पास्ट फॉर्म है और ये पास्ट पार्टिसिपल है, इस तरीके से, ठीक है। अब जो पास्ट पार्टिसिपल है ना, पास्ट पार्टिसिपल दो काम करता है फिर से, या तो वो होता है, या तो वो वर्ब होता है, या वो एडजेक्टिव होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह सेम, जो काम प्रेजेंट पार्टिसिपल करता है वही काम पास्ट पार्टिसिपल करता है। या तो वो वर्ब होता है या वो एडजेक्टिव होता है, ठीक है। वर्ब होगा तो एक्शन होगा, ठीक है, और एडजेक्टिव होगा तो फिर से वो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, ही हैज़ बॉट अ कार। भाई इस बंदे ने क्या खरीदी है, एक कार खरीदी है, ठीक है। अब ये जो पास्ट पार्टिसिपल आया है ना, अब अपने को पता है यहाँ तो एक्शन हुआ, इस बंदे ने कार को खरीद लिया, खरीदने का काम हो गया, ठीक है, तो वर्ब है ये, यहाँ पे ये वर्ब है, पास्ट पार्टिसिपल है। अच्छा, एक फ्रेज लिख दूं मैं, ए ब्रोकन चेयर, ए ब्रोकन चेयर। अब
इस फ्रेज को अगर आप ब्रेक करोगे तो चेयर हो गया नाउन, ठीक है। ब्रोकन हमने इस चेयर के लिए इस्तेमाल कर लिया, तो कोई भी वर्ड हम जो नाउन के लिए इस्तेमाल कर लेंगे तो एडजेक्टिव हो जाएगा। ये अभी ये है तो पास्ट पार्टिसिपल लेकिन एडजेक्टिव है। तो दोनों का जो फंक्शन है ना वो सेम है, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल का जो फंक्शन है वो सेम है। दोनों ही एडजेक्टिव हो सकते हैं, दोनों ही वर्ब हो सकते हैं, ठीक है। जब एक्शन हो रहा हो तो वर्ब होते हैं, जब वो नाउन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो फिर वो एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। अब रह गया हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये पास्ट पार्टिसिपल बोलो, वर्ब की थर्ड फॉर्म की बजाय पास्ट पार्टिसिपल बोलो, मतलब हैविंग के बाद पास्ट पार्टिसिपल लिखोगे तो पास्ट पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। अब इसको हम यूज़ कहाँ करते हैं? हम इसको यूज़ तब करते हैं जब कोई दो एक्शन हो गए और दोनों एक्शन में हमें गैप दिखाना है, आपस में उनमें दिखाना है कि इनमें गैप है, तब हम इस स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि भाई खाना खाने के बाद मैं खेलने चला गया, तो पहले मैंने खाना खाया, गैप आया, उसके बाद मैं खेलने चला गया, तो इसको ऐसे लिखेंगे, हैविंग ईटन फूड आई वेंट आउट टू प्ले क्रिकेट, इस तरीके से, ठीक है। हैविंग ईटन फूड, खाना खाने के बाद आई वेंट आउट टू प्ले क्रिकेट, तो पहले मैंने खाना खाया, उसके बाद मैं खेलने चला गया क्रिकेट, तो ये गैप, ये हम पास्ट पार्टिसिपल जो है हम इस तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, आज सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इनका। अब आते हैं जेरेंड पे। जेरेंड क्या होता है? जेरेंड भी आईएनजी वाला वर्ड होता है भाई, ठीक है। कोई भी वर्ड जिसके साथ आईएनजी लगाओ लेकिन फंक्शन अलग है, वो नाउन का काम करता हो, ठीक है। कोई आईएनजी वाला वर्ड है, अगर वो नाउन का काम कर रहा है तो फिर वो होता है जेरेंड। नाउन क्या काम करता है? नाउन काम करता है या तो वो सब्जेक्ट बनने का काम करता है, ठीक है, या ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है, ठीक है, या कॉम्प्लीमेंट बनने का काम करता है। ये तीन काम है नाउन के। सेंटेंस में नाउन जो है या सब्जेक्ट बनता है, या ऑब्जेक्ट बनता है, या कॉम्प्लीमेंट बनता है, ये तीन काम है। तो इन तीनों में से अगर कोई आईएनजी वाला वर्ड इन तीनों में से कुछ है तो फिर वो सब्जेक्ट है, तो सॉरी वो जेरेंड है। जैसे आपने ऐड वगैरह पे देखा होगा, कुछ इस टाइप से लिखा होता है, कुछ ये तंबाकू वगैरह की ऐड होती है ना, स्मोकिंग किल्स। जब आप सिनेमा वगैरह देखने जाओगे तो ऐड वगैरह आती है, स्मोकिंग किल्स लिखा होता है, कुछ इस टाइप की, कोई बीड़ी पी रहा होता है, सिगरेट वगैरह, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है ना, इसमें किल तो वर्ब है, अगर वर्ब है तो बाकी जो स्मोकिंग बच गया ये सब्जेक्ट है, अगर ये सब्जेक्ट है तो फिर ये नाउन है, क्योंकि सब्जेक्ट तो नाउन ही बन सकता है, फिर ये जेरेंड है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट का भी एग्जांपल ले लेते हैं, आई हेट स्मोकिंग, ऐसे लिख लेता हूँ, चलो। अब यहाँ पे ये जो सेंटेंस है इसमें हेट वर्ब है, आई इसका सब्जेक्ट है, और जो स्मोकिंग है इस हेट वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो ये हो गया फिर से नाउन, ठीक है ना, और फिर ये जेरेंड है, बात ये। तो लेकिन एक चीज़ और सिखा दूँ मैं आपको कि अगर आपको डिसाइड करना हो, मतलब कोई सेंटेंस नहीं लिखा, सिर्फ एग्जामिनर ने फ्रेज दे दी, एग्जामिनर ने एक फ्रेज दे दी और वो आपसे पेपर में पूछ रहा है कि बताओ कि ये एडजेक्टिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, या फिर ये जेरेंड है, दोनों में से कैसे डिसाइड करें। जैसे एग्जामिनर ने कहा वेटिंग रूम, इतना लिख दिया वेटिंग रूम, ठीक है। अब एग्जामिनर आपसे पूछे कि वेटिंग बताओ क्या है, कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है कि जेरेंड है, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा या तो फिर ये एक्शन होगा, या फिर रूम को डिस्क्राइब कर रहा होगा, एडजेक्टिव होगा, ठीक है। अगर ये जेरेंड होगा तो फिर कोई नाउन प्रोनाउन होगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। नाउन होगा, प्रोनाउन तो नहीं, आईएनजी वाला वर्ड नाउन ही बन सकता है, प्रोनाउन तो नहीं बनता कभी। इसके लिए ना आपको एक छोटा सा फार्मूला बता रहा हूँ, दो फार्मूले हैं, दोनों आप अप्लाई करके देखना, आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी कहानी क्या है। देखो, जब भी इस तरह से कोई फ्रेज आए तो रूम है नाउन, आप देखो क्या रूम वेट करने का काम कर रहा है, क्या रूम वेट करने का काम कर रहा है,
अगर वो रूम वेट करने का काम नहीं कर रहा, ठीक है, फिर ये एडजेक्टिव होता है। सॉरी, मैं क्या कह रहा हूँ, उल्टा बता रहा हूँ। अगर रूम जो है ये वेट करने का काम नहीं कर रहा, ठीक है, फिर ये जेरेंड है। ठीक है, मतलब आईएनजी वाला वर्ड आए और आईएनजी वाले वर्ड के बाद कोई नाउन आए और वो नाउन इस काम को नहीं कर रहा, फिर ये नाउन होता है, फिर ये जेरेंड होता है, याद रखना। अगर ऐसे होता, जैसे मैंने वो पहले ए रनिंग हॉर्स लिया था, ए रनिंग हॉर्स यहाँ पे, ठीक है, ये नाउन आया, ठीक है। अब ये जो हॉर्स है क्या भागने का काम कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। अब ये एडजेक्टिव है, बस इतना सा सिंपल है। मतलब आईएनजी वाले वर्ड के बाद अगर कोई नाउन आए और वो नाउन उस काम को कर रहा है, फिर तो एडजेक्टिव होता है। अगर वो नहीं कर रहा है, फिर जेरेंड होता है। दूसरा तरीका और बता रहा हूँ, ये जो अभी तरीका मैंने बताया, ये कहीं ना कहीं जाके फेल हो सकता है, और मैंने देखा भी है, लोग इसको रट के बैठे हैं कि ऐसा ही होता, तो मतलब हम डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है, ये ज़्यादातर काम करता है, लेकिन एक बेस्ट तरीका है जो हमेशा काम करेगा। आप है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है ना, उसका आप एक रिलेटिव क्लोज बना सकते हो। ठीक है, देखो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसको आप रिलेटिव क्लोज बना के लिख सकते हो, और जो जेरेंड है, जेरेंड को आप लिख सकते हो फॉर प्लस आईएनजी, ऐसे ऐसे लिख सकते हो। जैसे अब जैसे ये रनिंग हॉर्स है, इसको मैं अगर डिस्क्राइब करूं तो कैसे करूं? मतलब इसका रिलेटिव क्लोज बना के लिखूं, और दोनों तरीके से लिख लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि इसका सेंस क्या है। ए हॉर्स दैट इज रनिंग, या फिर ए हॉर्स फॉर रनिंग। ठीक है, अब मैंने इस फ्रेज को डिस्क्राइब कर दिया इस तरीके से। एक तो मैंने ये रिलेटिव क्लोज बना के लिख दिया, ठीक है, रिलेटिव क्लोज मतलब एडजेक्टिव क्लोज होता है, दैट क्लोज होता है, ठीक है। ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? हॉर्स को। हॉर्स, ये जो क्लोज आया है, ये क्लोज रिलेटिव क्लोज है। अच्छा, एक मैंने लिख दिया इस तरीके से, हॉर्स लिखा, उसके बाद मैंने फॉर लिखा, फिर वो आईएनजी वाला वर्ड लिख दिया। अब इन दोनों में से ये दो जो इन्फॉर्मेशन मैंने लिखी है, दो स्ट्रक्चर मैंने लिखे हैं, इस फ्रेज को डिस्क्राइब कौन कर रहा है? ए रनिंग हॉर्स, भागता हुआ घोड़ा, ए हॉर्स दैट इज रनिंग, ए घोड़ा जो भाग रहा है, या ए हॉर्स फॉर रनिंग, जो घोड़ा भागने के लिए। इसकी हिंदी क्या बन रही है? ये है हमारी, ये है सेंस। ठीक है, अगर रिलेटिव क्लोज बना के लिख पा रहे हैं, ठीक है, अगर कोई आईएनजी वाला वर्ड आया है, अगर हम उसका रिलेटिव क्लोज बना के लिख पा रहे हैं, सेंस अगर सही है, तो फिर वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। सेम इसी तरीके से इसको लिखें, ये जो वेटिंग रूम था, इसका क्लोज बना के लिखते हैं, ए रूम दैट इज वेटिंग, या फिर ए रूम फॉर वेटिंग। कौन सा स्ट्रक्चर जो डिस्क्राइब कर रहा है? वेटिंग रूम है, ए रूम दैट इज वेटिंग, एक ऐसा कमरा जो वेट कर रहा है। यार ये तो गलती हो जाएगा, रूम हम इसका रिलेटिव क्लोज बना के नहीं लिख सकते, रूम वेट नहीं कर सकता, ये रूम है वो वेटिंग के लिए। अब ये जेरेंड, ठीक है। एक और जैसे वॉशिंग क्लोथ्स, इतना आ गया सिर्फ वॉशिंग क्लोथ्स, और एग्जामिनर कह रहा है कि वॉशिंग बताओ क्या है। दोनों तरीके से करके देखो, पहले तो वही तरीका अपना लो। आप क्या क्लोथ्स वॉश करने का काम कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, यही पता लग जाएगा आपको। क्लोथ्स वॉश नहीं कर सकते हैं, ये जो नाउन है इस काम को नहीं कर सकता है, तो ये वैसे ही पता लग रहा है अपने को कि ये जेरेंड है। ठीक है, फिर भी हम रिलेटिव क्लोथ बना के देखें, क्लोथ्स दैट आर वॉशिंग, भाई कपड़े जो वॉश कर रहे हैं, इसका मतलब ये है। या क्लोथ्स फॉर वॉशिंग है, भाई वो कपड़े हैं जिनको हमें धोना है। बिल्कुल यही है हमारा आंसर। रिलेटिव क्लोज बना के लिख नहीं पाएंगे, क्लोथ दैट आर वॉशिंग हो ही नहीं सकता, तो वॉशिंग यहाँ पे जेरेंड है। तो ये था दोस्तों एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर नॉन फाइनाइट वर्ब को लेके। अब मैं इनको एक एक को उठा के, तो इन्फिनिटिव को, बेर इन्फिनिटिव को, जेरेंड को, पार्टिसिपल को, हर चीज़ को डिटेल में उठा के इनमें डिफरेंस और ये सब सारा डिस्कस करेंगे। जुड़े रहो और शेयर करो लेक्चर को, और वेट करो, जल्दी मिलूंगा एक और लेक्चर के साथ इसी के ऊपर। थैंक यू।